हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए एक खुशखबरी है हमारे तरफ से। आप लोगों के सहयोग से, ठीक है, आप लोगों के सहयोग और उदारता से हमारा गोल पीएचडी आर्ट चैनल में जो है 200 सब्सक्राइबर जो है प्लस हो गए हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने हमारे ऊपर इतनी पूर्ण निष्ठा से विश्वास किए, इसके लिए आपका सादर आभार। चलिए, आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे ना दोस्तों, वो है प्लेटो। आप लोग देख ही रहे हैं कि वो प्लेटो है। इसके पहले हाँ, ये जान लीजिए, देखिए ये जो यूपी के लड़के हैं ना, हिंदी मीडियम के, सीबीएसई वाले नहीं भाई, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है, ये बच्चे, इन बच्चों को उत्तर आए या ना आए, लेकिन पेपर में भरेंगे तो पूरी कॉपी ही भरेंगे। ठीक है, इन बच्चों को उत्तर आए ना आए, लेकिन ये भरते हैं तो पूरी कॉपी भरते हैं। ये इतने समर्थवान होते हैं। और ये देखिए, इसका आप नेगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव लीजिए। क्यों? क्योंकि देखो, ये बच्चे जब प्रश्न पढ़ते हैं तो उनके मस्तिष्क में, दिमाग में तुरंत आता है। देखिए, एक तरफ तो ये आता है कि भाई मुझे कुछ नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ ये है कि हमें एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो वो क्या करते हैं, फिर वो उससे मिलता जुलता उदाहरण लाकर जो है लिखने लगते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर उनको सही उदाहरण या सही चीज, मूल चीज अगर पता चल गया, इन बच्चों को, हिंदी मीडियम वालों को अगर मूल चीज पता चल गया ना, तो ये ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे कि जो कॉपी चेक करेंगे ना, वो भी सोचेंगे कि क्या क्या उदाहरण बच्चे लिखते हैं, और एकदम सटीक उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए, अब आज हम एक बार पुनः आपको बता दे रहे हैं। देखिए, हम एक बार पुनः आप लोग को इसलिए बता देते हैं ताकि आप जहां से भूले वहीं से फिर आ जाइए। देखिए, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, इन्हें सोफिस्ट कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, सोफिस्ट। सोफिस्ट क्यों कहते हैं? देखिए, प्लेटो के जन्म के पहले, मैं सभी वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूं, ये तीसरा वीडियो है, कि प्लेटो के जन्म के पहले जितने भी दार्शनिक हैं, सभी लोग जो है सोफिस्ट हैं। ठीक है, तो ये जो आपके हैं पाइथागोरस, ये सोफिस्ट हैं। उसके बाद सुकरात, सुकरात भी आपके सोफिस्ट हैं, क्योंकि ये प्लेटो के गुरु थे। तो बात क्या हो रहा है कि प्लेटो के जन्म, ठीक के पहले, प्लेटो के जन्म से पूर्व जितने भी दार्शनिक हुए हैं, सब सोफिस्ट हैं। तो भैया देखिए, ये इनके गुरु हैं प्लेटो के, तो ये उनसे जन्म पहले ही हुआ ना गुरु का, बिल्कुल। तो ये दोनों है, ठीक है। और बाकी एक लेथीज भी है, लेथीज, ठीक है, ये भी है। तो चलिए देखिए, हम लोग पहले कल इन दोनों दार्शनिक के विषय में चर्चा किए थे, तो आज हम इन दोनों के मूल निचोड़ को जान लेते हैं। फिर हमारे वो बच्चे, हमारे वो मित्र जो इस समय वीडियो देख रहे हैं, जब उनको मूल चीज पता चल जाएगा, तो ऐसे ऐसे उदाहरण लिखेंगे ना कि जो उदाहरण एकदम सटीक होगा, एकदम सही होगा। तो चलिए हम जान लेते हैं। देखिए, पाइथागोरस के नियम क्या थे? इन्होंने कहा था कि कोई भी कार्य, ठीक है, कोई भी कार्य जो होता है क्रमबद्ध तरीके से होता है। जिस प्रकार रात्रि के बाद दिन आता है, और ये जो ऋतु है, ठीक है, ये जो ऋतु चक्र है, ये एक के बाद स्टेप बाय स्टेप आते हैं। इस चीज का वीडियो, जस्ट 1 मिनट का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोड हुआ है। एक बार मैं वही पुनः दोहरा रहा हूं, जिससे आपको याद आ जाए। देखिए, ये जो पाइथागोरस के नियम है भैया, ये स्टेप बाय स्टेप पर ये विश्वास करते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार आज रात्रि का समय, तो रात्रि होने के बाद पुनः कल जो है सूर्य उगेगा और दिन होगा। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आता है। यानी स्टेप बाय स्टेप। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि जनवरी के बाद जुलाई अगस्त आ जाता है, नहीं आता है ना। तो उसी तरह भैया, इनका जो नियम है, इनके जो थॉट्स हैं, वो है कि स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कोई भी कार्य जो है स्टेप बाय स्टेप होता है। ये कहना है हमारे पाइथागोरस जी का। अब कैसे कहना है तो ये जान लीजिए। देखिए, ऋतु से संबंधित है, मैं ऋतु से ही संबंधित बताऊंगा। देखिए,
हमारा जो शरीर बना है ये सर्द और गर्म दोनों से बना है। देखिए जो जो अधिक मात्रा में है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ये सर्द और गर्म दोनों से बना है, तो यही सर्द गर्म से जो बना है ये मौसम है। तो इसी मौसम में हम लोग एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन यही जब संतुलन भैया बिगड़ जाता है, ठीक है, जब बिगड़ जाता है ये संतुलन, तो सर्द गर्म से हमें बुखार भी हो जाता है। ठीक वैसे अभी आप मई जून में जो है एकदम धूप से आइए, पसीने से पूरे लथपथ, और फ्रिज का एक गिलास पानी पी लीजिए, सेहत आपकी खराब हो जाएगी ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप कि आप जो है आइए, कुछ देर आराम कीजिए, घाम से धूप से अगर आ रहे हैं कुछ देर आराम कीजिए, और जब आपको लगे कि टेम्परेचर आपकी शरीर की और जहां पर आप बैठे वहां का जब जान लीजिए कि टेम्परेचर सामान्य हो गया, तो आप पानी पीजिए, और पानी को घूंट घूंट कर थोड़ा थोड़ा पीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तो आप यही केवल याद रखिए कि स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ये है पाइथागोरस की। और सुकरात का क्या है, मूल चीज बता रहा हूं कि सुकरात ने कहा, देखिए सुकरात एक क्या थे, ये पहले एक मूर्तिकार थे। क्या थे, मूर्तिकार। वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि 10 मिनट तो इसी में लग जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए सुकरात क्या थे, मूर्तिकार थे। तो देखिए भैया जो जिस विधा में रहेगा वो उसी विधा से रिलेटिव जो है संबंधित उदाहरण देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि एक सुंदर रचना वही है जिसमें आपको वो चीज दिखाई दे। क्या चीज, वो चीज नहीं समझ रहे हो, अब देखिए इन्होंने कहा कि एक कुशल मूर्तिकार वही है जिसकी मूर्ति में वास्तविकता हो, सच्चाई हो, यथार्थता हो। अगर एक मूर्तिकार जो है हमारे, देखिए हमारे जो सबसे प्रसिद्ध है मुस्लिम में अगर कोई है तो एपीजे अब्दुल कलाम है, ठीक है। तो अगर सुकरात जी का कहने का मतलब यह है कि अगर आप जो है, ठीक है, अगर आप मूर्ति बना रहे हो एपीजे अब्दुल कलाम जी की, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, ठीक है, अगर आप उनकी मूर्ति बना रहे हो या चित्र बना रहे हो, तो आपको कहना ना पड़े कि ये एपीजे अब्दुल कलाम की है, मत कहना पड़े आपको। आप जनता जैसे उसकी नजर जाए वो तुरंत बता दे कि ये एपीजे अब्दुल कलाम की मूर्ति है या फिर चित्र है। जिस दिन जनता तुरंत देखकर जज कर देगी, बता देगी कि ये यही चीज है, तो समझ जाइए आप एक कुशल मूर्तिकार या एक कुशल चित्रकार हो गए। यही सुकरात का नियम है, ठीक है। सुकरात के जो सिद्धांत है यही है कि एक कुशल मूर्ति, देखिए मैं सौंदर्य शास्त्र के हिसाब से बता रहा हूं कि एक कुशल मूर्तिकार वही है जिसके सृजन में या बनाए गए मूर्ति में उसको ना बताना पड़े, बल्कि सभी जनता जो है खुद देखकर बता दे कि इसमें क्या भाव झलक रहा है, इसमें हर्षोल्लास है, विषाद है, क्रोध है, दुख है, क्या है। तो जब जनता तुरंत बता देगी तो समझ लो वो कलाकार प्रवीण है। तो इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो जी को। किसके, प्लेटो। तो देखिए आज हम आखिरकार आ ही गए प्लेटो पे। ये प्लेटो सोफिस्ट नहीं है भैया, ठीक है, क्योंकि इनके पहले के हैं। तो देखिए प्लेटो का जो जन्म है वो आप देख रहे हैं 427 से लेकर के 347 ईसा पूर्व, ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए प्लेटो 427 से लेकर 347 ईसा पूर्व इनका जीवन काल है, यानी कि जन्म जो हुआ था वो 427 से लेकर के 347 के मध्य माना जाता है, ऐसा दार्शनिकों और इतिहासकारों के दृष्टि से। अब हम देख लेते हैं इनके बारे में। तो भैया ये कहाँ के थे, ये थे एथेंस के, ठीक है, ये एथेंस के थे। ये एक दार्शनिक थे, गणितज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, वह तर्क शास्त्री थे। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं प्लेटो दार्शनिक के अलावा, ठीक है, के दार्शनिक के अलावा क्या थे भैया, तो ये गणितज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, तर्कशास्त्री थे, धर्मशास्त्री थे, ठीक है, धर्मशास्त्री,
तर्कशास्त्री व गणितज्ञ थे। ठीक है, वह गणितज्ञ थे। ये या इनका जन्म, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? तो इनका जन्म हुआ था एथेंस में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था एथेंस में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो एथेंस में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए इनके गुरु कौन थे? तो हमने अभी बताया कि इनके गुरु वही थे सुकरात, जिन्होंने ये तथ्य दिया है कि एक कलाकार वही है जिसकी कृतियों में जो है वास्तविक भाव झलकती है। देखिए इनके गुरु, इनके गुरु सुकरात। ठीक है, इनके गुरु जो थे वो सुकरात थे। मैं देख लूं कि यहाँ पर जो है साइनिंग बोर्ड करता है वो साइनिंग कर रहा है कि नहीं। तो वो नहीं कर रहा है क्योंकि साइनिंग आपका यहीं तक कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो देखिए इनके जो गुरु थे दोस्तों वो कौन थे? वो सुकरात थे। तो ये अपनी गुरु के सिद्धांतों पर ही, ठीक है, देखिए इनके गुरु ने कहा था शिव सत्य एक है। शिव जी है, देखिए इन्होंने कहा शिव है और सत्य एक है। तो उन्हीं के रास्ते पर चलकर इन्होंने ये सिद्ध किया कि देखिए सुंदर भी है, शिव भी है और सत्य है। जहां सत्य रहेगा, ठीक है, वहां शिव का निवास होगा और शिव का निवास वहीं होगा जहां सुंदरता होगी। ठीक है, तो देखिए इनके गुरु जो है वो सुकरात थे। सुकरात जैसे विद्वानों की संगति से ये बहुत आप कह सकते हो या सभी विधाओं का ज्ञान अर्जन किया, का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, प्राप्त किया। देखिए सुकरात जैसे विद्वानों की संगति में ये सभी विधाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कौन? तो ये प्लेटो जी ने, जिनके गुरु का नाम जो सुकरात था, इन्हीं के संगत में आकर जो है बहुत सभी विधा में, तो देख रहे हैं ऊपर आप देख ही रहे हैं कि धर्मशास्त्री, अर्थशास्त्री, गणितज्ञ और दार्शनिक सब कुछ थे ना, तो इसी तरह। ठीक है, अब देखिए इनके कुछ ग्रंथ हैं। ठीक है, ग्रंथ प्लेटो के ग्रंथ। ठीक है, देखिए प्लेटो जी के जो ग्रंथ थे ना वो बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं। जैसे उसमें से आपका संवाद सॉरी जिसे डायलॉग कहते हैं। ठीक है, संवाद, इयान, रिपब्लिक, ठीक है, देखिए संवाद, इयान, रिपब्लिक, उसके बाद आपका प्रोटोगोरस, क्या है आपका? है प्रोटोगोरस, क्रेटिलस, ठीक है, आपका जो है वो है क्रेटिलस हुआ, पाइथा, क्या है आपका? देखिए ये आपका जो प्रोटोगोरस है, सॉरी मैं पाइथागोरस बोल रहा हूं, प्रोटोगोरस। ठीक है, देखिए इनका संवाद, इयान, रिपब्लिक, क्रेटुलस, ठीक है, क्रेटुलस, प्रोटोगोरस, ठीक है, प्रोटोगोरस इत्यादि व प्रोटोगोरस इत्यादि ग्रंथ है। ठीक है भैया, देखिए इनके जो ग्रंथ हैं वो यही इनके ग्रंथ है। तो देखिए ये जो प्लेटो के है ना, देखिए प्लेटो ने जो है सौंदर्य के विषय में क्या कहा है, कला के विषय में क्या कहा है, अनुकरण के अपने जो है नियम में इन्होंने क्या कहा है। तो मैं आज एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए हम सौंदर्य और कला को इसमें देखते हैं। बाकी और चीज जो है
अगले वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्लेटो का, ठीक है। देखिए अब हम देख लेते हैं कि सौंदर्य के बारे में क्या इन्होंने अपने विचार दिए हैं। प्लेटो के अनुसार सौंदर्य के, तो देखिए प्लेटो के अनुसार सौंदर्य मैंने क्या कहा, शिव शिव, देखिए सुंदर, शिव और सत्य एक है। इन्होंने कहा कि सुंदर, शिव व सत्य एक है। देखिए इनके जो गुरु थे सुकरात, उन्होंने क्या कहा था कि शिव व सत्य एक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, सुंदर, शिव, सत्य एक है, तीनों। ऐसे अगर हम सीधे क्रम में इसे पढ़े, याद रखेंगे तो सत्यम शिवम सुंदरम, जी हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम से आप समझ सकते हो, भगवान भोले जी को कहते ना सत्यम शिवम सुंदरम, तो वही आप गाना भी सुनेंगे जो है सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, सुने होंगे ना। तो देखिए हम मुख्य पॉइंट पे आते, तो ये रहा आपके, देखिए इन्होंने क्या कहा है कि सुंदर, ये जो सुंदर है ना, सुंदर परम है, पूर्ण है, ठीक है, सुंदर परम है, पूर्ण है, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा कि सुंदर परम है, पूर्ण है, सुंदर होने के लिए नैतिक का होना आवश्यक है। ये जो बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है कि सुंदर होने के लिए, ठीक है, सुंदर होने के लिए नैतिक का होना परम आवश्यक है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि नैतिक, ठीक है, इन्होंने कहा है कि देखिए कि सुंदर होने के लिए नैतिक का होना परम आवश्यक है। अब हम आपको बता दें उदाहरण कैसे आवश्यक है। देखिए कोई बहुत स्मार्ट हो, बहुत गोरा हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो एक अपने से बड़े के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है उसको ये ना आता हो, और समाज में, परिवार में जो है, अपने परिवार का और दूसरों के परिवार के बीच में किस प्रकार के संबंध और समझना चाहिए, अपने घर वालों को किस तरह इज्जत देनी चाहिए, बाहर वालों को किस तरह देनी चाहिए, अगर ये चीज, यही नैतिक, देखिए पहले तो नैतिक शास्त्र किताब चलता था, हम लोग जो है पढ़े हुए हैं कक्षा 6 में, लेकिन उसी के बाद जो है हम लोग जिस साल पढ़े थे उसी के बाद शायद बंद हो गई थी उसमें, कि अभी चल रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद आजकल अभी नहीं चल रहा, या इसके बारे में आजकल बहुत कम पढ़ाया जाता है। देखिए सुंदर होने के लिए नैतिक का होना परम आवश्यक है। अभी देखिए हम आप लोगों से, अभी हम आप लोगों से अच्छे से बात ना करें तो क्या मतलब रह जाएगा। अब ठीक उदाहरण हम बताएं, आप किसी पार्टी में गए, ठीक है, वहां पर मान लो आप किसी पार्टी में गए, वहां पर आपके पिताजी भी गए, और आपके पिता ने आपको कुछ कह दिया थोड़ा सा, ये पुत्र और पिता में क्या संवाद हुआ, पता लगा आप पूरा बखेड़ा कर दिए सबके सामने, पिताजी को उल्टा सीधा कहने लगे, क्योंकि भाई आप मॉडर्न हो, वो आपसे थोड़ा पहले के हैं, तो कुछ तो होगा ना, तो पता लगा आप उनको जो है राशन पानी लेकर चढ़ गए, तो देख, तो वो तो आपका नैतिक है नहीं। तो यही चीज बता रहे हैं कि सुंदर होने के लिए नैतिक का होना जो बहुत जरूरी है, सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव और देश काल परिस्थिति के अनुसार आप व्यवहार करो, ये चीज होना, और ये कब होगा, जब आपके अंदर नैतिकता होगी। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि सुंदर होने के लिए नैतिक होना परम आवश्यक है। उसके बाद ठीक इन्होंने फिर कहा, इन्होंने पुनः क्या कहा, देखिए कि प्रकृति, ठीक है, प्रकृति परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, ठीक है। देखिए प्रकृति परिवर्तनशील है, आप ऐसे ही जान लो, ठंडी आती है, बरसात आती है, गर्मी आती है, ठीक है, आती है ना, ओले पड़ते हैं, कभी कभी एकदम खूब तेजी से धूप चलती है, एकदम लहर लव चलती है, बादल गड़गड़ाते हैं, बिजली चमकती है, तो परिवर्तन होता है ना। तो यही चीज है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, या प्रकृति परिवर्तन का नियम है,
ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब देखिए, हर चीज, हर सुंदर चीज आपको या हर वस्तु आपको सुंदर लगे यह आवश्यक नहीं है। हर वस्तु आपको सुंदर लगे यह आवश्यक नहीं है। अरे भाई, इस संसार में सब कुछ आपको सुंदर लगे यह आवश्यक नहीं है, और हर चीज आपको हमेशा सुंदर लगे यह भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, वस्तु सदैव सदैव सुंदर, ठीक है, सदैव सुंदर लगे यह भी आवश्यक नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, सुंदर लगे यह भी आवश्यक नहीं है। यह बात पूर्ण सत्य है कि हर चीज, देखिए, हर चीज जो सुंदर नहीं हो सकती ना। तो देखिए, यही है, वस्तु सदैव आपको सुंदर लगे यह संभव नहीं है। उदाहरण बताएं, आप एक पुष्प, देखिए हम पुष्प से शुरू करते हैं। जब एक पुष्प जो है अपने शाखाओं के साथ, लताओं के साथ, मतलब एक पौधे में रहता है, वो बहुत अच्छा लगता है। आप उसको तोड़ लेते हो, उसके बाद उसकी खुशबू लेते हो, उसको किताबों में रखते हो, उसको एक उचित स्थान पर रखते हो, तो वो आपको बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए, हर वस्तु आपको सुंदर लगे यह आवश्यक नहीं है, और वस्तु सदैव सुंदर लगे यह भी आवश्यक नहीं है। तो देखिए, वो पुष्प आपको सुंदर लगा, आपने तोड़ लिया, एक दिन दो दिन रखा, वह पुष्प, देखिए परिवर्तनशील प्रकृति है, तो वह पुष्प मुरझा गया, सूखने लगा, तो आपको तब उतना अच्छा नहीं लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप वो जो है पुष्प फेंक दोगे। तो यही हो गया ना कि देखिए, एक जगह तो आपको पुष्प बहुत सुंदर लगा, लेकिन एक जगह क्या हुआ कि वह सदैव आपको सुंदर लगे आवश्यक नहीं है ना। तो ये आपको ये दोनों लाइन सिद्ध हो गई, प्रूफ हो गई। एक उदाहरण अब और बताऊंगा आपको। आप खूब तेज से आपको भूख लगी हो और आपको सब्जी रोटी मिले, तो आप पहली रोटी बहुत अच्छे से खाओगे, बहुत चाव से खाओगे। ये पहला नंबर तो आपको भूख लगी रहेगी, दूसरा बात आपको आवश्यकता है, इसलिए बहुत प्यार से खाओगे। 2 3 4 5, लेकिन जब छठी सातवीं नंबर आएगा तो आपका जो है पेट एकदम भर जाएगा, आपकी भूख की इच्छा जो है पूर्ण हो जाएगी। तब आप वही रोटी बोलोगे कि अम्मा, मम्मी, जो भी कहोगे, मम्मी अब मैं नहीं लूंगा, मेरा पेट भर गया। मतलब वही भूख अब आपको जब पेट भर गया तब वो आपको अच्छी नहीं लग रही है। अभी 10 मिनट पहले जब आप भूखे थे तो वही रोटी आपको अच्छा लग रहा था, आप मांग मांग कर खा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया कि आपका पेट भर गया, आप जूठे बर्तन में या तो रोटी छोड़ दिए, या मम्मी से जो भी खाना आपके घर में पकाता है आप उससे बोल दिए कि अब मुझे रोटी नहीं चाहिए। तो वही चीज ना, पहली रोटी आपको अच्छी लगी हो सकता थी, लेकिन लास्ट में आपका पेट भर गया तो वो आपको जो है आपको पसंद नहीं है, आप यूं समझ लो। ठीक है, तो वही सेम चीज हुआ ना, 2 उदाहरण हो गया। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण क्या हुआ, देखिए, जब लोग शादी करते हैं, लड़की लड़का एक दूसरे को देखकर बहुत अच्छे से जो है समझते हैं, फिर शादी होती है, 1 2 महीना, 2 4 साल, 10 साल बहुत अच्छे से चलता है, फिर उसी में मियाँ बीवी की जो है ठनबन हो जाती है। और कभी कभी कुछ लोगों की नौबत ऐसी आ जाती है कि तलाक लेने की नौबत आ जाती है कि जितना प्यार से रहते हैं उतने ही वो लोग प्यार से जो है बिछड़ने तक को तैयार हो जाते हैं, तलाक तक की बात आ जाती है, डिवोर्स तक की बात आ जाती है। तो देखिए, उन दोनों को पति पत्नी बहुत अच्छे लगे थे, शादी हुई, कुछ साल रहे, अब एक समय ऐसा है कि दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते। तो ये 3 उदाहरण हो गया। अब हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ये लोग ऐसे 50 उदाहरण बना के पेपर में लिख देंगे, सबके सब सही सिद्ध होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि हम, ठीक है, हम किसी भी सुंदर वस्तु को देखकर सदैव, ठीक है, हम किसी भी वस्तु को देखकर सदैव या सौंदर्य नहीं कह सकते। ठीक है, हम किसी भी वस्तु को देखकर सदैव सुंदर नहीं कह सकते, या सभी वस्तु को हम सुंदर नहीं कह सकते ऐसे। ठीक है, देखिए,
सभी वस्तु को हम सौंदर्य नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते हो भाई? देखिए आप क्या कर रहे हो कि हम किसी भी सुंदर वस्तु को देखकर सदैव सुंदर नहीं कह सकते हैं, ठीक है? या सभी वस्तु को देखकर हम सौंदर्य नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सौंदर्य तो एक ही होता है, क्योंकि सौंदर्य एक ही होता है। अब मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगा, एक उदाहरण मात्र बताऊंगा, आप तुरंत समझ जाओगे। और ऐसे कितने उदाहरण बनाओगे, पेपर में लिखोगे? 50। बताओ कैसे? देखिए, आप कहीं जा रहे हो, मान लो आप जा रहे हो मार्केट, आप मार्केट जा रहे हो, बारिश होने लगी, तो आप क्या करोगे? आपको 10 मिनट के लिए जो है रुकना पड़ा ना आपको 10 मिनट के लिए। देखिए आप जा रहे हो, बारिश होने लगी, तो आप मार्केट जा रहे हो, मान लो आप जा रहे हो कहीं शहर, आपको गाड़ी पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, और बारिश होने लगी, तो आप जो है आपको रुकना पड़ा, बहुत तेज बारिश हो रही, गाड़ी वाला बोल रहा है भैया जो है 10 मिनट रुकना पड़ेगा, जाना संभव नहीं है। तो वहां आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे कि 10 मिनट के लिए बारिश रुक जाए, मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊं, मैं रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊं, या मैं बस अड्डे पर पहुंच जाऊं। यहां देखिए, यहां आपका जो बारिश होना, यहां आपको जो है सौंदर्य का अनुभव नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहां आपकी जो परिस्थिति बनी है, यहां आपका समय जो है अवरोध बनकर, बारिश आपके रास्ते में अवरोध बन रही है। लेकिन यही बारिश जो है जून जुलाई की, किसान लोगों को बहुत आवश्यकता रहती है धान वान रोपने के लिए, बैठाने के लिए। वो मनाते हैं, प्रभु आप 2 घंटे और जमक के बरस जाइए, जिससे हम अपने धान की खेती में धान बैठा सके, हमें जो है तेल डालकर इंजन न चलाना पड़े। तो देखिए यही बारिश, यहाँ रीजन क्या हो, क्रिया तो एक ही है, क्रिया आपकी केवल जो है बारिश है, ठीक है? क्रिया आपकी केवल बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ आपके लिए जो है सौंदर्य का कार्य नहीं कर रही है, लेकिन वही एक किसान के लिए सौंदर्य का कार्य कर रहा है। तो यही चीज है ना, देखिए यही चीज है कि सभी वस्तु हम सौंदर्य नहीं कह सकते, क्योंकि सौंदर्य एक ही है। तो यहाँ सौंदर्य किसके पक्ष में है भैया? यहाँ सौंदर्य है किसान के पक्ष में, क्योंकि इसे जो है बारिश की आवश्यकता है, इसे पानी की आवश्यकता है, लेकिन यही आपको जो है यहाँ पर अवरोध, ठीक है, यही बारिश आपके लिए यहाँ अवरोध बन जा रही है, लेकिन यही बारिश एक किसान के लिए सौंदर्य का काम कर रहा है। तो यही चीज कि सौंदर्य सभी वस्तु को हम नहीं कह सकते, क्योंकि सौंदर्य तो एक ही होता है। अब आप ऐसे 50 उदाहरण अपने दैनिक जीवन में बताएंगे, बोलो कैसे? जैसे मान लो एक आम का पेड़ है, आम का एक वृक्ष है, और जिसका आम का वृक्ष है वो आम के पास बैठा है, और आप जा रहे हो आम खाना चाह रहे हो। देखो आम तो एक ही है, पाने की इच्छा दोनों की है, जिसका पेड़ है वो भी पाने की इच्छा है, और आपका पेड़ नहीं, लेकिन आपको भी इच्छा है प्राप्त करने का। तो अगर वो पेड़ वाला आपको दे दिया तो सौंदर्य आपके पक्ष में हो गया, वो अपना दे देगा, उसके पास खत्म हो जाएगा आपके पक्ष। लेकिन वही अगर वो आपको नहीं देगा, खुद रख लेगा, तो सौंदर्य तुरंत चला जाएगा, पेड़ रखवाले के पक्ष में, आपके लिए पक्ष में नहीं मिलेगा। तो यहाँ आम का सौंदर्य होना आपके लिए नहीं होगा, बल्कि आम का सौंदर्य होना उस पेड़ वाले के लिए होगा। बस ऐसे 50 उदाहरण आप अपने दैनिक लाइफ में बनाइएगा पेपर में, और 50 लाइनों में लिख दीजिएगा। जो चेक करेंगे वो भी सोचेंगे कि वाह बच्चे कितने अच्छे अच्छे उदाहरण कहां से ला रहे हैं, एकदम दैनिक जीवन के उदाहरण ला रहे हैं, ठीक है? तो ये रहा हमारा सौंदर्य। अब थोड़ा सा बचा है कला के बारे में। तो देखिए कला के बारे में मैं कुछ ज्यादा लिखाऊंगा नहीं, केवल लिखा दे रहे कि इनका मत, ठीक है? मत, प्लेटो का मत क्या है,
ठीक है। प्लेटो का मत जो है भैया एकदम साफ और शुद्ध है। इनका मत क्या है, इन्होंने साफ साफ वर्डों में लिख दिया है कि जिसमें निर्माण की प्रक्रिया हो, जिसमें कुछ बनता हुआ हो, ठीक है, जिसमें कुछ क्रिया हो रहा निर्माण की, वही कला है। देखिए, जिसमें निर्माण की प्रक्रिया हो, ठीक है, प्रक्रिया हो, वही कला है। क्या है, वही कला है। बस देखिए, जिसमें निर्माण की प्रक्रिया हो वही कला है, ठीक है। हाँ, जिसमें निर्माण की प्रक्रिया हो वही कला है। अब देख लीजिए, देखिए, आप एक घर बना रहे हो, कला है। आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, गिर पड़े, फिर उठे, फिर चलाए, तो यहाँ निर्माण हो रहा है ना। आपके साइकिल चलाने की क्रिया का निर्माण हो रहा है, तो ये भी आपका कला है। आप दौड़, देखिए, जब बच्चा चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, तो सीख रहा है चलना ना, तो ये भी निर्माण है। तो सब कुछ निर्माण है जहां एक नई चीज की शुरुआत हो, जिसमें निर्माण की प्रक्रिया हो, वही कला है, ठीक है। अब देखिए, इसको देखिए, मानव जीवन का अनुकरण। देखिए, मानव जीवन का अनुकरण पहला है, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा दिव्यता की झलक। देखिए, आप साइकिल चला रहे हो, गिर रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप साइकिल बहुत अच्छे से चलाओगे, एरोप्लेन भी उड़ाओगे ना, तो ये दिव्यता की झलक हो गई। और सत्य की वास्तविक रूप। अब देखिए, सत्य की वास्तविक रूप कैसे होता है। देखिए, क्या हुआ, आजकल मैं बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूं। आजकल लोग जो है फोन पे बहुत हाँकेंगे, हाँ भाई 50,000 रुपए की जरूरत होगी, मुझसे बताना। अपने पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन जिस दिन आपको आवश्यकता लगा, मतलब भाई मुझे 5,000 रुपए दो, अरे भाई साहब मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है, सॉरी यार मैं मदद नहीं कर सकता। तो यही तो हुआ, आपका वास्तविकता से दूर हुआ ना। तो यही चीज देखिए, सत्य की वास्तविक रूप होना चाहिए और सौंदर्य भी होना चाहिए, ठीक है। तो भैया, जहां भी आप क्रिया करोगे, बार बार कार्य करोगे, तो वहां सौंदर्य आएगा। देखिए, सॉरी दोस्तों, एक्चुअली मैं आज पानी का बॉटल नहीं रखा हूं, ठीक है, सेहत भी कुछ ठीक नहीं है। तो देखिए, मैं क्या कर रहा हूं कि आप कोई भी कार्य जब बार बार करोगे ना, तो उसमें आपको जो है सौंदर्य की अनुभूति होगी। अरे मैं रोज पढ़ा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, तो क्या इतना ही कॉन्फिडेंस हमारे अंदर पहले दिन था? हाँ, मेरे अंदर था, लेकिन इतना नहीं था। चाहे एक ही स्टेप कम हो, लेकिन एक स्टेप कम था। आज इतना है, कल थोड़ा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो करने से ही होता है, ठीक है। तो यही है भैया प्लेटो के जो नियम है, एक बार देख लेते हैं। प्लेटो का जो जन्म हुआ है 427 से लेकर के 347 ईस्वी तक, ठीक है। प्लेटो दार्शनिक के अलावा धर्मशास्त्री, तर्कशास्त्री, गणितज्ञ थे। इनका जन्म रोवेंस में हुआ था, कहा, सॉरी, एथेंस में हुआ था। कहां हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म एथेंस में हुआ था। इनके गुरु सुकरात थे, ठीक है, सुकरात थे। सुकरात जैसे विद्वानों की संगत में ये विभिन्न विधाओं में, जैसे गणितज्ञ शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र में ये जो है विधाओं में ज्ञान प्राप्त किए। इसके बाद प्लेटो के ग्रंथ संवाद, इयान, रिपब्लिक, क्रेटिलुस, प्रोटोगोरस इत्यादि ग्रंथ हो गया। सौंदर्य क्या है? सुंदर शिव और सत्य एक है, सुंदर परम है, पूर्ण है। सुंदर होने के लिए नैतिक का होना आवश्यक है, ठीक है, परम आवश्यक है। प्रकृति परिवर्तनशील है, हर वस्तु आपको सुंदर लगे या आवश्यक नहीं है। वस्तु सदैव सुंदर लगे यह भी आवश्यक नहीं है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि हर वस्तु आपको सुंदर लगे यह भी आवश्यक नहीं है, वस्तु सदैव आपको सुंदर लगे यह भी आवश्यक नहीं है। मैंने क्या उदाहरण दिया यहाँ पर कि देखिए, मियाँ बीबी, लड़की लड़का आपस में पसंद करते हैं, शादी हो जाती है, 10 20 30 साल जिसका जैसे होता है सिचुएशन रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि झगड़े कर लेते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, लड़की लड़का आपको पसंद हुए, यहाँ पर अच्छा लगा, लेकिन सदैव वो आपके साथ रहेगी, सदैव ही पहले दिन जैसा व्यवहार करेगी, ये भी तो आवश्यक नहीं है। उसके बाद देखिए, सभी वस्तु को हम सौंदर्य कह सकते हैं। अरे भाई, सब कुछ सुंदर है, लेकिन
सौंदर्य तो एक ही है। मैंने क्या कहा कि आप रास्ते में जा रहे हो फ्लाइट पकड़ने के लिए, तेजी से आंधी तूफान आ जाए 10 मिनट के लिए, और जो आपका ड्राइवर है वो बोल दे कि सर जो है हमें रुकना पड़ेगा 10 मिनट के लिए, तो आपकी तो फ्लाइट हो गई लॉस, आपकी फ्लाइट तो चली गई। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ 10 मिनट के लिए, या आप मार्केट जा रहे हो बारिश होने के, आप 10 मिनट रुकना पड़ा, तो यहाँ 10 मिनट आपके लिए जो है अवरोध बन गया, रुकना पड़ा, आपके लिए समय का घाटा हो गया। लेकिन वही बारिश हो रही, देखिए केवल क्रिया क्या हो रही, बारिश हो रही। वही बारिश जब किसान लोग मनाते हैं भगवान 1 घंटा और बरस जाए मजा आ जाए, तो वहां किसान के लिए सौंदर्य हो गया, लेकिन आपके लिए यहाँ सौंदर्य नहीं हुआ। तो यही चीज है, देखिए कि सभी वस्तु को हम सौंदर्य नहीं कह सकते, क्योंकि सौंदर्य एक ही है। इसका कला में इन्होंने क्या कहा कि प्लेटो का मत है कि जिसमें निर्माण की प्रक्रिया हो वही कला है, जिसमें कुछ बनता हो वही कला है, जिसमें कुछ सुधार आए वही कला है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को समझ ही गए होंगे, एक बार और देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी अपना ख्याल रखना, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे जो है अंकरण के नियम। ठीक है, इनके धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, हमें आशा और पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।